जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन ऑल ह्यूमन बीइंग एंड हैव अ नाइस डे। तो गाइज हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, ठीक है गाइज। ऑल कंपटीशन एग्जाम, IAS PCS, रेलवे, SSC, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, इंटर बोर्ड एग्जाम, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बोर्ड एग्जाम, ऑल कंपटीशन, MA, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, CTET, TET, LT प्रवक्ता हिंदी, LT ग्रेड परीक्षा, यानी कि ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स, ठीक है गाइज। यानी कि कोई भी काम कर लीजिए आप दुनिया का, वो सब बुनियाद पे बेसमेंट पे ही होता है। तो बेसमेंट आप मजबूत कीजिए गाइज, और अपने नोट्स बनाइए गाइज अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में, और उनको लर्न कीजिए, याद कीजिए। तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको गाइज सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। तो गाइज चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हिंदी का टॉपिक्स, क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए गाइज, अव्यय अथवा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण एडवर्ब का अर्थ ही क्रिया की विशेषता बताने वाला है, ठीक है गाइज। क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला, यानी कि एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या होता है? वो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है गाइज। जो काम हम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया। एग्जाम्पल 4 देखिए, बहुत बड़ा आदमी, ठीक है गाइज। तो बहुत बड़ा आदमी यानी कि इसमें क्रिया क्या है? बहुत बड़ा आदमी। बहुत दूर मत जाना, तो बहुत दूर मत जाना। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषताएं नहीं बतलाता, बल्कि वह क्रिया के समय, स्थान, प्रयोजन, कारण, विधि और परिणाम संबंधी विशेषताएं प्रकट करता है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। तो देखिए, देखते हैं गाइस परिभाषा। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, यानी कि अव्यय, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है गाइस। तो क्लियर हो गया, यानी कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता, क्रिया में जो हम काम करते हैं वो क्या क्रिया करी है हमने, तो उसकी विशेषता प्रकट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय। क्वेश्चन आता है गाइज, अव्यय किसको कहते हैं? तो जो क्रिया की, क्रिया शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसको हम अव्यय कहते हैं, ठीक है गाइज। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अधिक मत बोलो। तो अधिक मत बोलो, इसमें क्रिया क्या है? मत बोलो, अधिक, ठीक है। तो उसका क्या विशेषता क्या है? अधिक, यानी कि अधिक मत बोलो। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है। कम खाओ, तो कम खाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कम खाओ, ठीक है। क्रिया क्या कर रहे हैं? खाने की, खा रहे हैं। तो और विशेषता क्या है? कम, यानी कि कम खाओ। और गाइस, कम खाना हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अधिक खाते हैं तो गाइस हम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि हमारा स्टमक, पेट जो है वो पचा नहीं पाता है, ठीक है गाइज। कभी कभी हम क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल 4 इस पे देखिए, कम खाओ का, यानी कि आप शादी में, पार्टी में, विवाह में चले जाते हैं तो आदमी जो है शौक शौक में बहुत सारी चीज़ें खा लेता है, ठीक है गाइज। यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि भाई आज तो रसगुल्ले मिले हैं, या आपको गाजर का हलवा या रबड़ी मिल रही है तो ज़्यादा खा लें। तो ज़्यादा खा लेते हैं और गाइज एसिडिटी बन जाती है, जो उनके सीने पे जलन करती है, और फिर उसके बाद में उनको किसी किसी को दस्त भी लग जाते हैं। फिर गाइज हम यानी कि मेडिसिन लेने जाते हैं, तो इतने की हम दावत खा के नहीं आते, इतने का हम अपना पैसा यानी कि स्वास्थ्य पर लगा देते हैं। तो इसलिए कम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितना ज़्यादा खाने से, ठीक है गाइज। कम खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इकोनॉमिक्स में आप जो है तुष्टि गुण चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइज, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। ऊपर के वाक्यों में अधिक और कम क्रिया विशेषण है। अधिक मत बोलो, तो ये क्रिया है। अधिक और कम क्रिया क्या है? विशेषण है, ठीक है गाइज, यानी कि उसकी विशेषता है। क्रिया विशेषण के कार्य, अब देखते हैं क्रिया विशेषण के कार्य। तो देखते हैं गाइज,
क्रिया विशेषण के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, यह क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया के होने का ढंग बतलाता है, क्रिया के होने की निश्चितता अथवा अनिश्चितता का बोध कराता है, क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि दर्शाता है, क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृत का बोध कराता है। संयुक्त क्रिया विशेषण। संयुक्त क्रिया विशेषण संज्ञाओं, क्रिया विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की द्व्यरिक्त संख्याओं के एक भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से अव्यय के प्रयोग से तथा क्रिया के विशेषणों की पुनरावृत्ति के बीच न आने से बने क्रिया विशेषणों को संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइस। संयुक्त क्रिया विशेषण अब देखते हैं, यानी कि संयुक्त क्रिया विशेषण संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की द्व्यरिक्त संज्ञाओं के एवं भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से अव्यय के प्रयोग से क्रिया विशेषणों की पुनरावृत्ति के बीच न आने से बने क्रिया विशेषण को संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइस। जैसे घर घर, यानी कि जैसे क्या है, घर घर, दिन रात, जहाँ तहाँ। क्रिया विशेषण के भेद, तो क्रिया विशेषण के भेद क्या हैं, यानी कि देखिए उसके कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 3 आधारों पर होते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, यानी कि अर्थ उसमें क्या निकल रहा है, तो क्रिया विशेषण के भेद। नंबर 2 प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, और नंबर 2 क्या है गाइज, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। नंबर 3 है आपका रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, यानी कि रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। आगे देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। अब अर्थ की दृष्टि से देखते हैं हम। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। नंबर एक है आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक, एडवर्ब और प्लेस, यानी कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो स्थानवाचक। नंबर 2 कालवाचक। नंबर 3 रीतिवाचक। नंबर 4 परिणामवाचक। नंबर 5 गुणवाचक। ठीक है गाइज। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं गाइज, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपका। यानी कि देखिए मैंने आपको गाइज बताता रहता हूँ, यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन, आंसर में से आंसर, कब एग्जामिनर बना दे, कहाँ से बना दे, तो किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, 5। ऑप्शन बन जाएंगे 4, 5, 6, 8, 10। तो गाइज आपको 5 ही ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाएगा गाइज, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो कौन कौन से भेद हैं, यानी कि स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक। तो एक लाइन में तो ये सारे हो जाएंगे 5, और 3 लाइनें और बना देंगे, यानी कि उसमें कन्फ्यूजन कर देंगे। एक राइट होगी लाइन और 3 जो है रॉन्ग होंगी। ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो देखिए क्रिया विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, गुणवाचक। ठीक है गाइज। तो इनके अब स्थानवाचक को भी हमने उसके उपभागों में बांट दिया है। दिशा, स्थिति, यानी कि दिशा क्या है और स्थिति क्या है। ठीक है गाइज। बोधक, यानी कि बोधक। ठीक है। आगे देखते हैं कालवाचक। तो देखिए
परिणामवाचक, रीतिवाचक, गुणवाचक। तो गाइज कालवाचक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। समय बोधक यानी कि समय का बोध होना, ज्ञान होना। अवधि बोधक, अवधि कितना टाइम खर्च हो गया। पौन पुण्य बोधक। ठीक है गाइज। परिणामवाचक को भी हमने कई भागों में बांटा हुआ है। देखिए पर्याप्त बोधक, पर्याप्त का मतलब पर्याप्त है। तुलना बोधक यानी कि कंपेयर करना। क्रम बोधक, क्रम से लगाना। अधिक्य बोधक, अधिक चीज अधिक होना। न्यूनता बोधक, न्यूनता का यानी कि वर्णन करना। रीतिवाचक, अब रीतिवाचक जो है देखिए रीतिवाचक भी कई भागों में बटा हुआ है। कारण बोधक यानी कि रीतिवाचक भी जो है कारण बोधक, निषेध वाचक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्नवाचक। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं गुणवाचक। गुणवाचक, तो गुणवाचक देखिए 2 भागों में बटा हुआ है। मूल क्रिया विशेषण यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। तो गुणवाचक यानी कि मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं गाइज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए गाइज स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इससे स्थिति और दशा का बोध होता है यानी कि स्थिति और दशा का बोध होता है। ठीक है गाइज। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दिशाबोधक, अब दिशाबोधक का देखिए दाहिने यानी कि दिशा का ज्ञान होता है। दाहिने चलेंगे, बाएं चलेंगे, आर पार, हर तरफ यानी कि चारों तरफ, किसी किधर भी, किधर यानी कि किस तरफ जाएंगे, इधर उधर आदि। ये दिशा बोधक शब्द हैं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं स्थिति बोधक। अब स्थिति बोधक देखते हैं तो सर्वत्र यानी कि सर्वत्र, पास में ही है, निकट है, समीप है, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, जहाँ, तहाँ। ये सब क्या है, स्थिति बोधक शब्द हैं यानी कि आपकी स्थिति का ज्ञान कराते हैं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे समय का बोध होता है। इसके 3 उपभेद हैं। तो कालवाचक, इससे समय का बोध होता है। ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं समय बोधक। अब देखिए फर्स्ट है, इसमें 3 भेद हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पुटअप हो जाएगा। मैंने आपसे कहा गाइज बीच में डीपली देखिए, उसको डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चिंतन मंथन करके पढ़िए। कालवाचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पुटअप हो जाएगा हिंदी में। कालवाचक क्रिया के कितने भाग होते हैं। तो कालवाचक क्रिया के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट अब कौन कौन से होते हैं, तो समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः, पुण्य बोधक। ठीक है गाइज। आजकल, परसों, नरसों, कब, तब, जब, अब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, जभी, तभी, फिर आदि। तो ये क्या है, हमारे शब्द बोधक, समय बोधक यानी कि समय का हमें ज्ञान कराते हैं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं अवधि बोधक। अब अवधि बोधक शब्द जो हैं उनको देखते हैं क्या है। निरंतर, अब तक, कभी न कभी, लगातार, दिन भर, सतत, आजकल, नित्य, सर्वदा, लगातार आदि। ये सब क्या है, अवधि बोधक, अवधि का ज्ञान कराते हैं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं पुनः पुण्य बोधक। तो पुनः पुण्य बोधक शब्द देखते हैं बार बार, प्रतिदिन, हर रोज, लगातार, बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं, इससे रीति का बोध होता है। इसके 7 उपभेद हैं। क्वेश्चन आ जाएगा गाइज, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद हैं। उपभेद का मतलब है उसके तो भेद हैं ही वो भी, लेकिन उसके भी उपभेद हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के बच्चे। ठीक है,
तो वो उपभेद हो गए। तो गाइस देखिए, कारण नंबर 1 है कारण बोधक, तो इसमें कारण का ज्ञान होता है, इसलिए अच्छा, अतः, क्यों, करके आदि। तो कारण क्या है। निषेध बोधक, तो इससे हमें निषेध का मतलब नहीं होने का पता चलता है। ठीक है गाइज, तो नहीं, मत, न आदि, नहीं करना है, मत जाना है, न आना है। ठीक है गाइज, तो निषेध का मतलब नहीं का बोध होता है। नंबर 3 है स्वीकार बोधक, यानी कि स्वीकार, हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, जी, अवश्य, तो हो, ही आदि। ठीक है, तो ये स्वीकार बोधक शब्द हैं। अब प्रकार बोधक शब्द देखते हैं गाइज, आगे चलते हैं। अचानक, यों 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 ही, अनायास, सहसा, सहसा, वृथा, सहज, साक्षात, सेत, सेंत, ध्यानपूर्वक, संदेह, जैसे तैसे, मानो, परस्पर, मन से, होले आदि। ये क्या है सब, प्रकारबोधक शब्द है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। निश्चय बोधक, हम निश्चय बोधक देखते हैं। निश्चय बोधक यथार्थता, वस्तुता, निःसंदेह, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच, मुख्य, करके आदि। तो ये क्या है, निश्चय बोधक शब्द है। अनिश्चय बोधक शब्द देखते हैं आपके गाइज। अनिश्चय बोधक यथासंभव, अनिश्चय बोधक देखते हैं, यथासंभव, कदाचित, शायद, अथवा, यथा साध्य आदि। नंबर आगे देखते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं, कहाँ, क्यों, कब, क्या आदि। तो इससे हमें प्रश्न निकलते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे। तो यानी कि ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। अनिश्चय बोधक यानी कि अनिश्चय का बोध होता है, यथासंभव, कदाचित यानी कि कदापि नहीं, शायद, यथा साध्य आदि। परिणामवाचक, जिससे किसी परिणाम का बोध होता हो तो उनको हम परिणामवाचक शब्द कहते हैं। तो देखिए गाइस, इससे परिणाम का बोध होता है, इसके 5 उपभेद हैं, और परिणामवाचक के कितने उपभेद हैं, 5। ठीक है गाइस, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, पर्याप्त बोधक, तो पर्याप्त बोधक का मतलब है, आगे देखते हैं, बस, केवल, काफ़ी है, चाहें, यथेष्ट, अस्तु, ठीक, बराबर आदि। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 तुलनाबोधक, तुलनाबोधक और, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना आदि। ठीक है गाइज, नंबर आगे देखते हैं क्रमबोधक, क्रम से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक, करके आदि। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। आधिक्य बोधक, अब आधिक्य बोधक देखते हैं, खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा। गुणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रियाएं विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती हैं, यानी कि विशेषण का गुण बताती हैं, उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल मीठा बोलती है, यानी कि उसका गुणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, देखते हैं। तो जैसे कोयल क्या करती है, मीठा बोलती है, मीठा गुणवाचक, जो मीठा शब्द है वो गुणवाचक क्रिया विशेषण है। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए गाइस, रचना की दृष्टि से क्रियावाचक जो विशेषण है,
कितने प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से? 2। नंबर 1 मूल क्रिया विशेषण, यानी कि मूल क्रिया विशेषण, ठीक है गाइज। क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। मूल क्रिया विशेषण वे हैं जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, ठीक है गाइज। यानी कि मूल क्रिया विशेषण शब्द वे हैं जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। जैसे अचानक किसी से नहीं बनेगा, पास आदि, ठीक है गाइज। यानी कि अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मूल क्रिया विशेषण शब्द किन्हें कहते हैं? तो जो अपने आप से बनते हैं वो मूल क्रिया विशेषण शब्द होते हैं और किसी दूसरे शब्द के सहयोग से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो 3-4 लाइनें पुटअप हो जाएंगी और आपको 1 लाइन का आंसर देना है, ठीक है गाइज। यौगिक क्रिया विशेषण वे हैं जो प्रत्यय तथा विभिन्न व्याकरणिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक का मतलब है योग करना, जोड़ना, मिलाना, ठीक है गाइज। तो यौगिक क्रिया विशेषण शब्द वे हैं जो प्रत्यय तथा विभिन्न व्याकरणिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे दिन रात, ठीक है गाइज, ठीक ठाक, तो ये शब्दों से मिलके बनने हैं। तो ये क्या हो गए? यौगिक क्रिया विशेषण शब्द हो गए, ठीक है गाइज। आपको 4 लाइनों में आंसर मिलेगा, यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं। तो आपको बस इनका ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं गाइज? 3 भेद हैं, ठीक है। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, अब आ जाता है क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है गाइज। तो साधारण क्रिया विशेषण, नंबर देखिए 3 भेद देखिए। नंबर 1 है साधारण क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, ठीक है गाइज। नंबर 1 देखते हैं साधारण क्रिया विशेषण। वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को हम साधारण विशेषण कहते हैं। यानी कि जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें साधारण रूप से स्वतंत्र का मतलब है किसी से कोई भी, यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जैसे वहाँ, कब, जल्दी आदि, तो ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। तो नंबर 2 है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, जहाँ आप पढ़ेंगे मैं भी पढ़ूंगा, तो संयोजक क्रिया विशेषण है जहाँ और वहाँ, ठीक है गाइस। जब आप कहेंगे तब मैं भी जाऊंगा, तो जब और तब ये क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण। किसी शब्द के यानी कि किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तो भी, तक, भर आदि, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं
प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। अब आगे देखते हैं हम गाइज, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है गाइज। नंबर 1 साधारण क्रिया विशेषण, यानी कि साधारण क्रिया विशेषण। नंबर 2 है आपका संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, अनुबंध क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज। जैसे वहाँ, कब, जल्दी आदि। ये मैंने आपको करा दिए गाइज, प्लीज़ कष्ट के लिए सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं। संयोजक क्रिया विशेषण उपवाक्य में संबंधित क्रिया विशेषण को संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, तो जहाँ और वहाँ, आप कहाँ, तब मैं जाऊँगा, तो जब और तब संयोजक क्रिया विशेषण है। लेकिन गाइज ये दुनिया का नियम है, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार उसको शब्द को देखेंगे, उतना ही आपको जल्दी लर्न और लॉन्ग समय तक याद होगा। जैसे कि कुएं पे एक बेजान रस्सी भी जो है रोज़ घिसते घिसते जब ढेकुली से पानी निकालते हैं कुएं की, तो हम जो है वो रस्सी बेजान होती है, और बेजान रस्सी भी जो है मोड यानी कि इतने भारी मजबूत सीमेंट को घिस देती है। तो गाइज हम जब प्रैक्टिस करेंगे उस रस्सी की भांति डेली, तो हम भी जो है दुनिया का कोई भी काम कर लेंगे, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक है गाइज। तो चलते हैं आगे, अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तो, भी, तक, भर आदि। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो देखते हैं गाइज, रूप की दृष्टि से, यानी कि रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। ठीक है गाइज। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण बिना किसी अन्य के मेल से आए स्वतंत्र रूप वाले क्रिया विशेषण को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 नहीं, दूर, फिर, ठीक, अचानक आदि। अब देखते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, यानी कि प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज। जैसे दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से आदि। नंबर 3 है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है गाइज। तो देखते हैं ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 राक्षस मुझे क्या खाएंगे, राक्षस मुझे क्या खाएंगे। चोर पकड़ा हुआ आया है, चोर पकड़ा हुआ आया है। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। लड़का उठकर भागा है, लड़का उठकर भागा। आगे देखते हैं गाइज। संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय देखते हैं गाइज। संबंध बोधक अव्यय परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं गाइज। वे अव्यय जिनसे संज्ञा, यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है गाइज। याद रखें, जो संबंध का बोध कराता है उसे संबंध बोधक वाक्य कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेशनशिप जोड़ता है। ठीक है गाइज।
आगे देखते हैं एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अनुकूल, अनुसार, अनुकूल अनुसार, आसपास, आगे, और, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय के कार्य, उसके हम क्या कार्य हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के कार्य निम्नलिखित हैं। आगे चलते हैं। संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाना, जैसे रमा रात भर जागती रही, यानी कि रमा जो थी क्या करती रही? रात भर जागती रही। तो संबंध बोधक है भर संज्ञा रात का संबंध इस वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। ठीक है, यानी कि भर जो है वो रात भर जागती रही। नेक्स्ट है संबंध बोधक द्वारा समय, स्थान अथवा तुलना का बोध करना, जैसे एग्जाम्पल 4 है गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, तो समय का बोध हो रहा है। ठीक है गाइस, तो संबंध है। विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है, तो क्या हो रही है? कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो तुलना हो रही है, विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है। नंबर संबंध, संबंध बोधक अव्यय के भेद, और संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो देखते हैं गाइस, संबंध बोधक अव्यय के भेद तो देखते हैं। तीन आधारों पर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद मुख्यतः तीन आधारों पर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो नंबर 1 देखते हैं गाइज। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। नंबर 1 है संबंध, यानी कि नंबर 1 है संबंध बोधक अव्यय। नंबर 2 है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। नंबर 1 देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो ये संज्ञाओं की विपत्तियों के बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे व्यायाम के पहले, जैसे नंबर 1 है व्यायाम के पहले, के विभक्ति के बाद, किताब के बिना और किताब के बिना। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है, जैसे कई दिनों तक, प्याले भरे हैं, प्याले भर, तक तथा भर आया, दिन और प्याला के विकृत रूप के बाद। नंबर 2 देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हैं। इन भेदों के नाम और उदाहरण दिए जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं गाइज? 13। तो हमको ध्यान रखने हैं, इन भेदों के नाम उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो देखिए नंबर 1 कालवाचक। नंबर 1 क्या है? कालवाचक पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे। नंबर स्थानवाचक बाहर, भीतर, नीचे, पीछे, ये स्थान का दृश्य हो रहा है। सादृश्यवाचक समान, तरह, भांति, योग्य, जैसे। तुलनावाचक
अपेक्षा, बनिस्पत, सामने आदि। दिशावाचक, तरफ, पार और आस पास आदि। साधनावाचक, सहारे, द्वारा, जरिए, मार्फत आदि। हेतुवाचक, निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु आदि। आगे देखते हैं गाइज। विषयवाचक, लेख, बाबत, भरोसे, निस्बत आदि। व्यतिरेकवाचक, बिना, बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त आदि। विनिमयवाचक, विनिमयवाचक देखते हैं। जगह, जगह, बदले, पलटे, एवज आदि। विरोधवाचक, विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ आदि। सहचरवाचक, संग, सहित, साथ, समेत आदि। संग्रहवाचक, मात्र, पर्याप्त, पर्यंत, भर, तक आदि। नंबर आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। नंबर 1 मूल संबंध बोधक, नंबर 1 मूल संबंध बोधक, नंबर 2 यौगिक संबंध बोधक। यौगिक संबंध बोधक बिना पर्यंत, पूर्वक आदि। संज्ञा से देखते हैं। अपेक्षा, पलटे, लेखे, मार्फत आदि। विशेषण से, अब विशेषण से देखते हैं गाइस। समान, योग्य, ऐसा, उल्टा, तुल्य आदि। क्रिया से, लिए, मारे, चलते, कर, जाने। क्रिया विशेषण से देखते हैं गाइस। पीछे, परे, पास आदि। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है संयोजक, पूरा। समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक। तो परिभाषा, दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को हम समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, इंग्लिश में उसको कंजक्शन कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि संयोजक। क्या है गाइस? संयोजक। समुच्चय बोधक अव्यय या उसको हम क्या कहेंगे? संयोजक, कंजक्शन। तो देखते हैं एग्जाम्पल। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। इनमें और शब्द समुच्चय अधिक हैं क्योंकि वह यहाँ दूध पानी दो शब्दों को जोड़कर बनता है। समुच्चय हो गया। ठीक है, समुच्चय बोधक कंजक्शन अव्यय के कार्य। समुच्चय बोधक अव्यय के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दो पदों अथवा सरल वाक्यों को जोड़ना। दो अथवा सरल वाक्यों को जोड़ना। नंबर 2 है दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना अथवा त्यागना अथवा सबको त्यागना। नंबर 3 है अगला वाक्य पिछले का अर्थ परिणाम अथवा पिछला अगले का अर्थ और परिणाम दोनों रखता है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। इसके दो भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक। संयोजक, नंबर 1 संयोजक दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने जैसे ऊपर के वाक्य में। विभाजक जो यानी कि वाक्यों में जोड़ते हुए भी उसको अर्थों को एक दूसरे से अलग करता है, उसको विभाजक कहते हैं। ठीक है, अथवा या, व, पर, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, नहीं, चाहे आदि विभाजक शब्द हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय। परिभाषा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मय आदि बोधक शब्द इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि इंटरजेक्शन में खुशी का, दुख का आदि बोध होते हैं।
ठीक है, खुशी और शौक और गम का। अरे देखिए विस्मयादि बोधक, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, यानी कि इसके नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, एक लाइन खींच के उसके नीचे बिंदी, जैसे ये देख रहे हैं आप। क्या तुमने नहीं सुना, तो ये क्वेश्चन विस्मयादि बोधक, इसमें अरे विस्मय प्रकट करता है, अतः विस्मयादि बोधक अव्यय है। वह अरे चिक धिक ओ छी हाय आदि विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है गाइज, विस्मयादि बोधक अव्यय के कार्य, तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हर्ष सूचित करना, नंबर 1 क्या है, हर्ष सूचित करना। नंबर 2 शोक सूचित करना। नंबर 3 आश्चर्य सूचित करना। नंबर 4 तिरस्कार एवं घृणा सूचित करना। नंबर 5 है स्वीकार एवं अनुमोदित करना। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, तो इसके कितने विस्मयादि अव्यय के भेद कितने हैं, 7, तो 7। नंबर 1 देखते हैं, हर्षबोधक, यानी कि हर्ष जोय, आहा वाह वाह बहुत खूब शाबाश। विषाद बोधक, ग्रीफ हाय ओह आहा आदि। आश्चर्य बोधक देखते हैं नंबर 3, सरप्राइज देखते हैं, क्या ऐसे आदि। अनुबोधक बाधक अप्रूवल, यानी कि अनुमोदन, अनुमोदन बोधक कहते हैं ना, अप्रूवल है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तिरस्कार बोधक कंटेम्प्ट, दूर छिक छी आदि। स्वीकार बोधक एक्सेप्टमेंट जी। निपात, अब देखते हैं गाइस निपात। वाक्य में किसी शब्द या पाद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं गाइस, निपात। परिभाषा देखते हैं, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य के अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अलावा निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है। हाँ, वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त, वाक्य के अंग नहीं, वहाँ वाक्य में इनके प्रयोग से ऊपर वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। यद्यपि की निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यह अव्यय ही है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्द समूह के बाद होता है। आगे देखते हैं उदाहरणार्थ। क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या निपात है, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, भी निपात है। निपात के कार्य, निपात के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रश्न करने में प्रयोग। नंबर 2 अस्वीकृत प्रकट करने में। नंबर 3 किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग। विस्मय प्रकट करने के लिए प्रयोग। निपात के भेद, तो निपात के कितने भेद हैं, 9। अपने नोट्स बना लेंगे, नोट्स तैयार करेंगे गाइज। तो निपात के भेद, क्वेश्चन आता है निपात के कितने भेद हैं, 9। और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखे करें गाइज, बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है गाइज वीडियो को बनाने में। और प्लीज़ गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइज। ठीक है, और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझके कमेंट भेजते हैं।
ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सकारात्मक निपात, हाँ जी आदि। नकारात्मक, नहीं जी नहीं आदि। निषेधात्मक, मना करना, मत, खबरदार। ठीक है गाइज। प्रश्नबोधक, क्या आदि। बीच में आदि बोधक, काश, क्या, काश की आदि। बल प्रदान बोधक, ही, केवल, तक, पर, सिर्फ आदि। तुलनात्मक यानी कि कंपेयर करना, सा आदि। अवधोह बोधक, अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग आदि। आधार बोधक, निपात, जी आदि। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अव्यय, अव्यय का पदान्वय। अब देखते हैं गाइस, अव्यय जो है उसका पदान्वय कैसे होता है। अव्यय के पदान्वय में भेद, उपभेद, अन्य शब्दों अथवा वाक्य से संबंध, भाव विशेष की सूचना बताना आदि है। ठीक है गाइस, उदाहरण देखते हैं। हम आज भोजन नहीं करेंगे। आज कलावाचक क्रिया विशेषण करेंगे, क्रिया का काल बताता है। नहीं रीतिवाचक क्रिया विशेषण करेंगे, क्रिया की रीति बताता है। आगे देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जा रहे हैं, क्रिया का स्थान बताता है। थोड़ा खाओ, थोड़ा परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, खाओ क्रिया का परिणाम बताता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो देखिए, प्लीज़ नोट्स बनाएं, ठीक है, लर्न करें। लर्न कर लिया है आपने तो प्लीज़ गाइस उसको लिखिए, यानी कि चिंतन मंथन कीजिए। आपकी अलग कापी लेके जैसे एग्जाम में लिखते हैं उसको लिख के देखिए, फिर अपना मैच कीजिए। ऐसा करने से आप एक दिन इतने महान बन जाएंगे कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, मेरा विश्वास है गाइस। तो जय हिंद, जय भारत और हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।